अच्छा सिटी साहब, जैसे आपने रिचर्ड हॉलब्रुक की मिसाल दी, जब उन्हें कहा गया कि आप ज़रा किरदार कश्मीर के और इंडिया के मामले में भी अदा करें, और फिर वो वापस लेना पड़ा जो भी डिप्लोमेटिक पुश इंडिया की तरफ से आई। अब ये रीहाइफनेट जिसकी तरफ आपने इशारा किया, क्या भारत मजबूर कर सकता है, प्रेशर डाल सकता है, या दोबारा लॉबिंग करने की पोजीशन में है कि इस बाकी सेंट्रल और साउथ एशिया का रोल वापस लिया जाए? नहीं, टू लेट, अनाउंसमेंट हो गई है, अब नहीं हो सकता। उससे पहले अगर इनको हवा लग जाती कि ऐसी बात हो रही है, जो कि रिचर्ड हॉलब्रुक के जमाने में बात चल पड़ी थी, तो इसके बारे में तो रातों रात हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। और तो इसलिए ये अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि या डोनाल्ड ट्रंप जो है इसका ओहदा जो है वो तब्दील करे या इसको विड्रॉ कर ले। ये अब वो सेनेट के अंदर चली गई है, वो हियरिंग्स होंगी। अब उसके बाद हो सकता है कि सेनेट के अंदर ऐसे सवाल किए जाएं जिसके बाद इसकी नॉमिनेशन जो है वो एक्सेप्ट ना हो। बट आई डोंट नो, नॉर्मली होता नहीं है ऐसे। और वो बंदा बड़ा सॉलिड है, इसलिए मेरा ख्याल है कि ये तो चीज हो गई है। अच्छा सिटी साहब, जिसकी आपने मिसाल दी 4000 अफराद जो इन्होंने हायर किए, रिकॉर्ड टाइम में इन्होंने हायर किए थे, इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट के आखिर में ये लिखा है कि ये बहुत अहम है कि मैं किसी ऐसे बंदे को वहाँ तैनात करता जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकूँ, जो मेरा एजेंडा डिलीवर कर सके। ये करियर डिप्लोमेट नहीं है, और जो इंडिया पाकिस्तान का मसला है, साउथ एशिया का मसला है, वो गंभीर मसला है, पुराना, उसकी जड़ें प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद कहा 1500 साल पुरानी, वो पता नहीं कहाँ चले गए थे। आपको लगता है कि जो इस वक्त चैलेंजेस हैं उसको ये सपोर्ट या सॉल्व करने की पोजीशन में होंगे? देखिए, अभी एक इंटरेस्टिंग बयान आया फ्रॉम स्टीव बैनन। स्टीव बैनन साहब जो थे, ही वाज अ वेरी क्लोज एडवाइजर ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, स्पेशली ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन, सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बड़ी इंटरेस्टिंग कमेंट है इसके ऊपर। किसी ने यही बात की उससे, उसने कहा कि वो तो लॉयलिस्ट है, पॉलिटिकल अपॉइंटी है, और वो डिप्लोमेट नहीं है, स्टेट डिपार्टमेंट से नहीं है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है यहाँ की जो कम्प्लेक्सिटीज है इंडिया पाकिस्तान की और रीजन की। तो क्या, तो ये तो गड़बड़ ना हो जाए। तो उससे स्टीव बैनन ने कहा ये बहुत तेज आदमी है, बहुत शार्प आदमी है, और ये बहुत जल्दी सीख जाएगा। और मेरा ख्याल है ये कि सीखने के बाद ये ठीक एम्बेसडर रहेगा। मगर उसने एक बात फिर दोहराई, उसने कहा कि ये इतना सख्त लॉयलिस्ट है कि वो कोई ऐसी काम नहीं करेगा जिससे वो समझे कि डोनाल्ड ट्रंप पसंद नहीं करेगा। सो सीख तो जाएगा बड़ी जल्दी। अच्छा। मगर क्या वो डोनाल्ड ट्रंप को उसकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको तब्दील करने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा? मेरा ख्याल है शुरू में तो वो बड़ा केयरफुली चलेगा। जाहिर है अब इंडिया जा रहा है तो वहां तो उनको नाराज तो नहीं करना ना, वो तो वहां तो बड़ी डिप्लोमेटिकली चलना पड़ेगा इसको। सो वी हैव टू वेट एंड सी कि ही इज यंग, डायनामिक, हार्ड वर्किंग, और ये पता है इसकी पैदाइश उज़्बेकिस्तान की है, उसके बाद बड़े होके तो यहाँ से माइग्रेट किया एंड सो ऑन। तो ही नोस, जाहिर है वो सेंट्रल एशिया वगैरह को तो जानता है, इसीलिए उसको ऐड कर दिया है उसके अंदर इन द कंट्रीज इन्वॉल्व्ड। तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग अपॉइंटमेंट। ये आएगा जाएगा, क्या करेगा? और अगर इंडिया में बैठ के इसने आना जाना है और इंडिया की साइड नहीं लेनी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसके लिए इंडिया के अंदर रहना। सो ये अब कॉन्ट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट है। ऐसी अपॉइंटमेंट्स आमतौर पे होती नहीं है कि एक बंदे को आप डाल दें इनटू अ कंट्री लाइक इंडिया, जो अपने बारे में बहुत हाई ओपिनियन रखता है और बड़ी इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी की बात करता है, और आप उसको वापस हाइफनेट कर दें विद पाकिस्तान, जो कि इंडिया को तकलीफ हो रही है इस वक्त। इट्स गोइंग टू बी अ टफ बैलेंसिंग एक्ट। अच्छा सिट साहब, जैसे ये अपॉइंटमेंट हुई और अभी ज़ाहिर है सेनेट से भी अप्रूवल इसकी होनी है, तो चार्ज संभालने और भारत आने और फिर कोऑर्डिनेशन कंसल्टेशन में टाइम लगेगा जैसे आपने कहा। क्या उससे पहले जो टैरिफ वॉर है 27 अगस्त को 28 अगस्त को निफाज हो जाएगा नए टैरिफ का, उसमें कोई सीज़ फायर हो सकता है, या भारत को ये कहा जा सकता है कि आप मुहारे वापस मोड़े जो आप चाइना जा रहे हैं या चाइना के साथ पींगे बढ़ा रहे हैं? अब ये 27 तारीख है, मगर मेरा ख्याल है इसको एक्सटेंड कर देगा डोनाल्ड। ये अब इस स्टेज पे जिसपे आपने एक नया बंदा लगाने जा रहे हैं, अब वो टैरिफ लगा देगा और 50%, तो इंडिया तो ब्लो अप कर जाएगा। मेरा ख्याल है कि ये अभी इसको शायद एक्सटेंड कर दे, नहीं करेगा। और यही वजह होगी, वो कहेगा कि हमने अब नया बंदा भेजा है, वहाँ वो सेटल डाउन कर जाए, बात नेगोशिएशन आगे बढ़ाए वगैरह वगैरह। मेरा ये ख्याल है कि अब 27 तो सर पे आ गई है, देख लेते हैं अगले हफ्ते क्या हो।
ज़्यादा दूर नहीं है कि हम तब्दीलियाँ देखें कि भारत के लिए अमरीकी रवैये में कितनी तब्दीली आई है, अब रिपेयर होने जा रहा है, रीबिल्ड होने जा रहा है, या मामला किस तरफ जा रहा है। सिट साहब, ऐसे में जो वजारत ख़ारिजा है भारत की, वो हमेशा मोहतात रद्द-ए-अमल देती रही, लेकिन अब उनके ख़ारिजा अमूर के मिनिस्टर जयशंकर साहब से एक फ़ोरम पर जो इकनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम है, सवाल किया गया अमरीकी पॉलिसी के हवाले से, भारत अमरीका ताल्लुकात के हवाले से, तो उन्होंने अमरीकी सदर के मिजाज पर तबसरा। इन्होंने तो पॉलिसी में फॉल्ट लाइंस भी बता दी और मिजाज भी बता दिया। इसे तबसरा समझे या तनकीद समझे, क्या समझे? नहीं, तनकीद ही है ना। वो कह रहे हैं डबल स्टैंडर्ड है। इफ यू रीड बिटवीन द लाइंस, वो कह रहे हैं कि हमारे लिए कुछ और किसी और के लिए कुछ। वो कहते हैं चाइना भी लेता है तेल, यूरोप भी और भी चीजें करता है, तजारत करता है रूस के साथ, और आप हमारे पे क्यों सैंक्शंस लगा रहे हैं इस किस्म की। मगर सबसे ज्यादा तकलीफ तो ये है कि जब बाकी दुनिया को रोका था अमेरिका ने, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, कि आप तेल नहीं ले सकते फ्रॉम रशिया और फ्रॉम ईरान, और इंडिया ईरान से भी और रशिया से भी तेल ले रहा था, जबकि सैंक्शंस लगे हुए थे ईरान पे। तो इंडिया को तो किसी ने, जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने तो किसी को हाथ नहीं लगाया था, चलने दिया सारा कुछ। तो तकलीफ तो ये हो रही है वहाँ इंडिया में कि नुकसान हो रहा है ना उनका। अच्छा, अब वो डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट है। वो कहते हैं हाँ ऐसे है, चाइना जो तेल ले रहा है, क्रूड ले रहा है रशिया से, उसको वो रिफाइन करके इस्तेमाल करता है अपने मईशत के लिए। इंडिया जो ले रहा है, इंडिया उसको रिफाइन करके अपनी मईशत के लिए नहीं ले रहा, एक्सपोर्ट कर रहा है, अपने लोगों के लिए नहीं ले रहा सस्ता तेल। वो पैसे बना रहा है, आर्बिट्राज कर रहा है, उसका लफ्ज है आर्बिट्राज। तो वो कह रहे हैं ये तो एट द एक्सपेंस ऑफ द अमेरिकन। आप रूस को, हम सैंक्शन लगा रहे हैं, अब रूस से तेल लेके और आप बेच रहे हैं मार्केट के अंदर। तो चाइना तो ये नहीं कर रहा ना। तो आई थिंक ये भी एक है ना गेम इंडिया की, कि उन्होंने पूरी रिफाइनरी बनाई हुई है, और बहुत बिलियनियर्स जो हैं इंडिया के, जो सपोर्ट करते हैं बीजेपी को, वो चलाते हैं, और यही तेल जो है इसको रिफाइन करके वो यूरोप वगैरह इधर उधर भेज देते हैं। तो आई थिंक देयर इज अ पॉइंट देयर कि इंडिया इज प्रॉफिटेरिंग फ्रॉम दिस, नॉट कि इंडिया की आवाम को उसका कोई फायदा हो रहा है, इंडिया के बिलियनियर्स को फायदा हो रहा है, बिकॉज वो तो इसको रिफाइन करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सिट साहब, पाकिस्तान में तो माजी में मुकदमे आप पे कितने हुए, या कब आप पाबंदे सलासल रहे, ये तारीख में सबको पता है, लेकिन आपके किसी इंटरव्यू ने भारत में काफ़ी खलबली मचाई है, यहाँ तक कि एक FIR करण थापर जो कि सीनियर भारतीय सहाफ़ी हैं उनके खिलाफ हुई, तो उसमें आपका नाम भी मेंशन किया गया, और वो बेचारे बहुत मुश्किल में आए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट उन्हें रिलीफ दे रही है, लेकिन उनके खिलाफ FIRs या मुकदमे दर्ज होने का सिलसिला नहीं रुक रहा। ये क्या जाहिर करता है ट्रेंड? यार मैं आई एम शॉक्ड, पहली दफा मुझे FIR इंडिया में लॉन्च हो गई है मेरे खिलाफ। यार ये कमाल की बात है, ये भी कोई मेरा ख्याल एजाज होना चाहिए। मेरा ख्याल है पहली दफा ऐसे हुआ है कि एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के खिलाफ फॉर गिविंग हिज व्यूज ऑन इंडियन चैनल वो FIR हो गई है। इससे तो ये है कि अगली दफा हम लोग यहाँ से किसी इंडियन जर्नलिस्ट को लेंगे और वो इंडिया को डिफेंड करेगा और पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करेगा, तो यहाँ तो दर्जनों के हिसाब से FIR लग जाए। मगर आई एम नॉट सरप्राइज्ड। उसकी वजह ये है कि करण थापर ने मुझे बड़े सख्त सवाल पूछे थे जी, और और मैंने सीधे सीधे जवाब दिए थे। तो वो जवाब उनके पास उसके जवाब नहीं थे, तो इसीलिए वो पाकिस्तान में बड़ी कामयाब रही वो इंटरव्यू फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम। तो अब वहाँ तकलीफ बहुत हुई, बिकॉज जाहिर है वो सारी दुनिया गई, दुनिया ने सुनी मेरी बातें, और हम पाकिस्तान का बयानिया जो था वो बुलंद हुआ और इंडिया का जो बयानिया था वो गिरा, तो क्योंकि मैंने खरी बातें की थी। अच्छा, अब तकलीफ देखे करण ठाकुर को जाके, और उनके साथ एक और बड़े इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है द वायर के सिद्धार्थ वरदराजन, उनको भी, उनके खिलाफ भी, और उनके खिलाफ तो काफी अरसे से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट उनको तंग करती रहती है, उनको केसेस होते रहते हैं। इज अ वेरी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट एंड वेरी फाइन मैन, वेरी फाइन जर्नलिस्ट, जैसे करण है। और करण ने तो बहुत से लोगों को इंटरव्यू किया है जिन्होंने आके बड़ी खरी खरी बातें की, और यहाँ तक के मेरे बाद करण ने हमारे एक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उनको भी उनकी भी इंटरव्यू की थी, मोहित यूसुफ, मोहित ने भी खरी खरी बातें की थी।